दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो बाल विकास पर आधारित है। तो दोस्तों आज का वीडियो CDP यानी बाल विकास पर आधारित है और यह एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा। तो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे और चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है, आप लोग को बताना है। वन दिया है एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन करना। दूसरा आपका दिया गया है एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर उसका कोई चीज़ हो उसका मूल्यांकन किया जाए। दूसरा दिया गया है छात्रों के शैक्षणिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की कमी कि किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तीसरा दिया गया छात्रों के ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। इसमें दिया गया है तीसरे में, ध्यान से देखिएगा, छात्रों के ज्ञान समझ व्याख्या एक्सप्लेनेशन अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना है। इन्हीं सबका एक साथ मूल्यांकन करना है। छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो वैसे ही जानते हैं आप लोग, याद करना या रटना ये पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि यह नहीं है। और आपका राइट आंसर जो होगा यह तीसरा हो जाएगा। तीसरा आपका राइट आंसर होगा। इसमें छात्र के ज्ञान समझ और व्याख्या का अनुप्रयोग किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है, आप लोग को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन दिया है 2 वर्ष की आयु के बाद, यानी जन्म के 2 वर्ष की आयु के बाद स्टार्ट होता है चिंतन। 5 वर्ष की आयु के बाद, यानी जन्म के 5 वर्ष के बाद आयु के बाद स्टार्ट होता है चिंतन। और जन्म के यानी 7 वर्ष की आयु के बाद, कि 7 वर्ष की आयु के बाद चिंतन स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है। 15 वर्ष की आयु के बाद चिंतन प्रारंभ होता है। तो आप लोगों को बताना है किसी बालक में जन्म के 2 वर्ष बाद चिंतन स्टार्ट हो जाता है। आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। चिंतन जो होता है, बच्चा जो होता है किसी चीज़ को पकड़ना खेलना ये सब जो करता है और चीज़ों को जानने लगता है, खिलौने के बारे में जानता है, तो यह सब जो होता है चिंतन स्टार्ट हो जाता है आपका 2 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी बालक में सबसे पहले भय या प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है, आप लोग को बताना है वैज्ञानिक का नाम। तो यह कथन किसका होगा? फर्स्ट जीन पियाजे का, सेकंड वाटसन का, थर्ड स्किनर का, फोर्थ कोहलर का। तो ये चारों वैज्ञानिक महत्वपूर्ण ही हैं और ये संबंधित हैं बालक की प्रतिक्रिया से। और ये वाटसन का कथन होगा। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये सही चीज़ है। कोई बच्चा होता है उसको आप लोग डरा देते हैं, बिल्ली आ रही है कुत्ता है, तो इस तरह से बच्चा डर जाता है। और प्रेम उससे जो होता है, उसके माता पिता जो होता है मम्मी को नहीं देखता है तो रोने लगता है। इस सब की भावनाओं को जो कहा है यह कथन वाटसन जी का है। निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित, अगला प्रश्न, निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? फर्स्ट, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति हो ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। थर्ड, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। फोर्थ आपका है कक्षा में एकदम खामोशी। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है जब बच्चा एक्टिव होगा। बाल केंद्रित शिक्षा है जब बच्चा एक्टिव होगा और वह टीचर से प्रश्न पूछेगा। तो आपका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना है, यानी जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी अभिप्रेरित का शिक्षण का संकेतक माना जाएगा। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है, आप लोग को बताना है। फर्स्ट नंबर आपका परिवार का होता है, दूसरा नंबर विद्यालय का होता है, तीसरा नंबर समाज का होता है और चौथा आपका ऑप्शन दिया है धर्म का होता है।
तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो अहम पहलू होता है वो समाज का होता है। वाइगोत्स्की ने समाज को कहा है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वह समाज से सीखता है। तो थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है? 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, 4 प्रौढ़ावस्था। तो आप लोग को बताना है सुचारू विकास हो जाने पर संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। तो यह किशोरावस्था में है। व्यक्ति किशोरावस्था में है तो वह जो होता है यह सचेत हो जाता है तो संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। थर्ड राइट आंसर होगा। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। आप लोग को बताना है जो व्यक्ति के अंदर सामाजिक का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, वह कब होता है? 1 सामाजिकरण, 2 व्यक्तिकरण, 3 उदासीकरण, 4 निजीकरण। तो जो समाज की व्यक्तित्व है वो सामाजिकरण के द्वारा आती है। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। सामाजिकरण का व्यक्तित्व जो होता है वह समाज से ही प्राप्त होता है और बालक समाज से ग्रहण करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है? आप लोग को बताना है कि वह जो है शिक्षक किसकी जानकारी अधिक रखेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक के लिए किसी बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ये सही है। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। अब देखिए केवल बालक की रुचि के बारे में बात की जा रही है। थर्ड ऑप्शन दिया गया, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति यानी उसके घर से क्या लेना तो बहुत ज़्यादा है। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया और लास्ट है, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अब जो ऑप्शन आपका सही होगा इसमें शिक्षक के लिए कहा गया है। तो बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, जो उसका व्यवहार है, बिहेवियर है, उसका जो मूल आधार है और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं और उसका जो मानसिक स्तर है और उसकी रुचि क्या है बच्चे की और योग्यताओं के व्यक्तित्व क्या है इत्यादि पर विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है तो शिक्षक को बालक के बारे में जानना चाहिए। तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका होगा, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आप लोग को बताना है। 1 जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन लॉरेंस कोहलसबर्ग, तीसरा फ्रायड, चौथा ऑप्शन सीयर्स। तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो दिया था या लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग, इसको मत भूलिएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। आप लोग जानते हैं बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? आप लोग को बताना है कि क्या सही नहीं है। 1 शैक्षिक मार्गदर्शन, दूसरा ऑप्शन बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, तीसरा अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, चौथा बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। क्योंकि जब आप जान जाएंगे तो उसी आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? 1 उच्च वर्ग से, 2 अनुसूचित जाति से, 3 आदिवासी वर्ग से, 4 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। तो यह जो है
उच्च वर्ग से संबंधित है। लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। तो उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं वो ज्यादा करते हैं, यहां से लिया गया है उच्च वर्ग से। पहला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप लोग को बताना है शिक्षा के अंतर्गत आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो आप लोग पढ़े होंगे यह कथन जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर है। जो आप शिक्षक पढ़ते हैं उसमें दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास के संबंध में यह कथन। आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं, आपको बताना है आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक हैं, क्या है आप लोग को बताना है। तो इसकी कैटेगरी मानसिक विकलांग छात्र हैं, 1, 2 सामान्य छात्र हैं, 3 प्रतिभाशाली छात्र हैं, 4 प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग हैं। तो ये प्रतिभाशाली छात्र होंगे क्योंकि 130 से ऊपर के छात्र होंगे जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे। तीसरा राइट आंसर होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकमात्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो किसके आधार पर मूल्यांकन करता है और इसको आप लोग को बताना है। 1 जांच सूची, 2 प्रश्नावली, 3 निरीक्षण, 4 साक्षात्कार। तो आपका पहला राइट आंसर होगा ए जांच सूची, क्योंकि जो विभिन्न तथ्य होते हैं प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि के दौरान जो होता है या जांच के अंतर्गत आप बता सकते हैं जो सूचना है। अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 निबंधात्मक प्रश्न, 4 ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, श्योर है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको थॉर्नडाइक ने किया था, आप लोग वैसे ही जानते हैं। 1 पावलोव, 2 टोलमैन, 3 थॉर्नडाइक ने, 4 कोहलर ने। तो तीसरा आपका होगा थॉर्नडाइक ने किया था, तीसरा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? 1 प्रभाव का नियम, 2 आत्मसात का नियम, 3 अभ्यास का नियम, 4 तत्परता का नियम। तो आपका राइट जो होगा आत्मसात का नियम होगा। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है आत्मसात का नियम, सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। पियाजे के अनुसार, पियाजे एक वैज्ञानिक है, किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? 1 संवेदी प्रेरक अवस्था में, 2 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो 4 आपका राइट आंसर होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक विकसित हो जाता है, परिकल्पनात्मक विकसित हो जाता है। किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? 1 चिंतन का भाव, 2 तार्किकता का भाव, 3 कल्पनाशीलता का भाव, 4 संवेदनशीलता का भाव। तो आपका राइट आंसर 3 होगा कल्पनाशीलता का भाव, थर्ड राइट आंसर होगा। यह जो है सृजनात्मकता, किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होता है। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज के
वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, उच्च वर्ग के बालकों को एक, दो पिछड़े वर्ग के बालकों को, तीसरा अनुसूचित वर्ग के बालकों को, चौथा सभी को समान महत्व। तो बालक सभी हैं, सभी को समान महत्व देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वह सभी बच्चों को समान देखता है और सब बच्चों को समान महत्व देना चाहिए। तो धन्यवाद। आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, जो विद्यालय में बच्चे होते हैं वो सभी समान होते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, अमीर घर के हों गरीब घर के हों, सभी बच्चे समान होते हैं। तो टीचर की लायबिलिटी होती है सभी बच्चों का बराबर ध्यान दिया जाए। तो मेरे चैनल को इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।